नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी वैशाली। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी कुशीनगर। बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य ने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया। तो आपको बताना है किसने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया। ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कदम, ऑप्शन डी हुडो। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी हुडो ने। गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य हुडो ने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया। हुड जो लोग थे वो खाना बदोश लोग थे। हुडो द्वारा सर्वप्रथम 455 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया गया था, किंतु स्कंदगुप्त के पराक्रम के सामने उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, निर्णायक था और इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी। आपको बताना है ऑप्शन ए तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन सी तालीकोटा की लड़ाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक था और इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी की जीत हुई थी। चलिए बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई तथा मोहम्मद गौरी की हार हुई। चलिए बात करते हैं तालीकोटा की लड़ाई। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को विजयनगर साम्राज्य व बहमनी राज्य के बीच में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, 1206 ईस्वी में ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। तो किसने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी? ऑप्शन ए अकबर ने रखा, ऑप्शन बी बाबर ने, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन डी नादिर शाह ने। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान तथा गुलाम वंश का संस्थापक था। उसने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की तथा दिल्ली में एक नए नगर महरौली तथा अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी कराया। चलिए बात करते हैं। वह चिश्ती संप्रदाय के गुरु बख्तियार काकी का शिष्य था, जिनकी याद में उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आपको बताना है ऑप्शन ए अकबर और राणा प्रताप, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी और बाबर, ऑप्शन डी अकबर और शेरशाह सूरी। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी और बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार तथा बाबर की जीत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था? आपको बताना ऑप्शन ए साइमन गो बैक विरोध, ऑप्शन बी व्यक्तित्व सत्याग्रह, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन एक नेतृत्वहीन आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त 1942 को जीरो ऑपरेशन द्वारा यानी मिडनाइट यानी 12 बजे रात्रि को सभी प्रमुख नेताओं को नज़रबंद यानी गिरफ्तार कर लिया गया था। इस आंदोलन का कोई भी नेतृत्व करने वाला नहीं था। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने कहा, इस आंदोलन में प्रत्येक व्यक्ति नेता और कार्यकर्ता स्वयं है।
इसी आंदोलन के दौरान इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। इस आंदोलन में युवाओं तथा प्रमुख नेताओं ने भूमिगत होकर रेडियो प्रसारण तथा प्रशिक्षण द्वारा आंदोलन को जारी रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया। आपको बताना है। ऑप्शन ए 12 मार्च 1930, ऑप्शन बी 12 मार्च 1932, ऑप्शन सी 12 मार्च 1933, ऑप्शन डी 12 मार्च 1931। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 12 मार्च 1930। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया था। उन्होंने अपनी यात्रा 78 अनुयायियों के साथ शुरू की थी। यह यात्रा ब्रिटिश शासन के कानून को न मानने वाले के लिए प्रारंभ की गई थी। 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। बंगाल का विभाजन कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए 19 जुलाई 1905, ऑप्शन बी 7 अगस्त 1906, ऑप्शन सी 7 मई 1907, ऑप्शन डी 7 जनवरी 1904। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए 19 जुलाई 1905। बंगाल का विभाजन 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन द्वारा किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इस विभाजन को इतिहास में बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया तथा वंदे मातरम व बंगाल एक है के नारे लगाए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? आपको बताना है। ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी संबलपुर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी सतारा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा हुआ था। सतारा पहली भारतीय रियासत थी जिसने 1848 में विलय नीति के तहत ब्रिटिश नियंत्रण में लिया गया। सतारा के बाद जयपुर, जयपुर के बाद संबल लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? आपको बताना है। ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन डी बेगम हजरत महल। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बेगम हजरत महल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है। आपको बताना है। ऑप्शन ए 2.8, ऑप्शन बी 2.4, ऑप्शन सी 2.0, ऑप्शन डी 3.2%। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2.4। भारत का क्षेत्रफल 32,84,263 है। 32,84,263 वर्ग किमी है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी सिक्किम। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में सफ़ेद रेगिस्तान स्थित है तथा इसे ग्रेट रन ऑफ कच्छ को सफ़ेद डेजर्ट अथवा साल्ट डेजर्ट भी कहा जाता है। यह क्षेत्र नमक उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर निम्नतम भूकंपीय क्षेत्र में है? आपको बताना है। ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी दिल्ली,
ऑप्शन डी देहरादून। तो इस प्रश्न का आपको सही जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी रायपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम की उपस्थिति, ऑप्शन बी फॉस्फेट की उपस्थिति, ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, ऑप्शन डी खाद्य मिट्टी की उपस्थिति। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। डिगबोई खानों में निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी पेट्रोलियम। डिगबोई जो कि असम में है, डिगबोई अपने पेट्रोलियम स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी कृषि। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। एसबीआई के उस अग्रणी व्यापक डिजिटल उत्पाद का नाम क्या है जिसे विश्व की नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बनाया गया है? आपको बताना है। ऑप्शन ए यू नीड वन, ऑप्शन बी यू वनली नीड वन यानी योनो, ऑप्शन सी यू आल्सो नीड वन, ऑप्शन डी यू ओनली नीड। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी यू ओनली नीड वन यानी योनो। चलिए बात करते हैं। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई ने देश का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म पेश किया है जो लाइफ स्टाइल और बैंकिंग सर्विस को एक साथ जोड़ता है। एसबीआई ने योनो ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए पेश किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? आपको बताना है। ऑप्शन ए 2 लाख, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख, ऑप्शन डी 25 लाख। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए 2 लाख। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज 2 लाख का है। इस योजना का आरंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। काले धन पर विशेष जांच दल जिसने 3 लाख से अधिक नकद लेन देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी के अध्यक्ष थे? आपको बताना है। ऑप्शन ए अरुण जेटली, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी एमबी शाह, ऑप्शन डी अहमद पटेल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी एमबी शाह। काले धन पर विशेष जांच दल जिसने 3 लाख से अधिक नकद लेन देन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी के अध्यक्ष एमबी शाह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने निर्भया फंड के तहत कितने शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए 2919 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है? आपको बताना है। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 5। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी 8। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने
निर्भया फंड के तहत 8 शहरों को सुरक्षित बनाने के लिए 2919 करोड़ परियोजना को मंजूरी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी चीन। चीन जनवादी गणराज्य, जिसे प्रायः चीन के नाम से भी संबोधित किया जाता है, यह पूर्वी एशिया में स्थित देश है। चीन जनवादी गणराज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई। चीन विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, आपातकालीन या आपदाओं के मामले में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निधि का उपयोग किया जा सकता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए आकस्मिक निधि, ऑप्शन बी सार्वजनिक निधि, ऑप्शन सी आम निधि, ऑप्शन डी संचित निधि। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। इसका प्रयोग आपातकालीन या आपदाओं के समय में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, राजनीतिक स्पेक्ट्रम की किस दल से क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी संबंधित है? आपको बताना है। दक्षिणापंथी, ऑप्शन बी वामपंथी, ऑप्शन सी व्यक्तित्ववादी, ऑप्शन डी मध्यम मार्गी। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी वामपंथी। क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी भारत का एक साम्यवादी राजनीतिक दल है जिसका राजनीतिक स्पेक्ट्रम वामपंथी है। इस राजनीतिक दल का गठन 19 मार्च 1940 को किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, राजनीतिक नेता प्रेम सिंह तमांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंध रखते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी असम। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी सिक्किम। प्रेम सिंह तमांग का संबंध सिक्किम राज्य से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1951 में, ऑप्शन बी वर्ष 1953 में, ऑप्शन सी वर्ष 1955 में, ऑप्शन डी वर्ष 1957 में। तो आपको बताना है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन ए वर्ष 1951 में। भारतीय संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1951 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विद्युत विभव, ऑप्शन बी विद्युत धारा, ऑप्शन सी विद्युत चालकता, ऑप्शन डी विद्युत प्रतिरोध। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी विद्युत धारा। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। चलिए बात करते हैं। विद्युत आवेश की इकाई कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, वायु के संपर्क में आने पर चांदी के बनने के कारण काली पड़ जाती है। आपको बताना है। ऑप्शन ए Ag2O, ऑप्शन बी AgCl, ऑप्शन सी Ag2S, ऑप्शन डी Ag2CO3। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी Ag2S। तो चलिए बात करते हैं। वायु के संपर्क में आने पर चांदी सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण काली पड़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 28। डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, कुंडली में गहरे चौड़े बड़े खांचे और छिछले संकीर्ण छोटे खांचे हैं। ऑप्शन बी, दोनों तंतु प्रति समांतर चलते हैं। ऑप्शन सी, प्रत्येक चौथी आर्मस्ट्रांग पर एक पूर्ण घुमाव होता है। ऑप्शन डी, 3 हाइड्रोजन बंधुओं द्वारा थायमिन के साथ एडेनिन संगठित हो सकता है और 2 हाइड्रोजन बंधुओं द्वारा साइटोसिन के साथ ग्वानिन संगठित हो सकता है। आपको बताना है प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन डी, 3 हाइड्रोजन बंधुओं के द्वारा थायमिन के साथ एडेनिन संगठित हो सकता है और 2 हाइड्रोजन बंधुओं के द्वारा साइटोसिन के साथ ग्वानिन संगठित हो सकता है। ये जो कथन है ये कथन असत्य है और इसमें असत्य कथन पूछा है तो ये ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से जन्मजात प्रतिरोधिता का शरीर क्रियारोधी चुनिए। आपको बताना है ऑप्शन ए, हमारे शरीर पर त्वचा। ऑप्शन बी, आमाशय में अम्ल। ऑप्शन सी, मोनोसाइटस। ऑप्शन डी, इंटरफेरान। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब होगा वह है ऑप्शन बी, आमाशय में अम्ल। जन्मजात रोग प्रतिरोधिता का शरीर क्रियारोधी आमाशय में अम्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30। एक भ्रूण जिसमें पिता के एक्स गुणसूत्र प्राप्त है से विकसित होगा। आपको बताना है ऑप्शन ए, लड़का। ऑप्शन बी, या तो लड़का या तो लड़की। ऑप्शन सी, लड़की। ऑप्शन डी, एक्स गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन सी, लड़की। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।